हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फर्स्ट सेम के अंदर जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ 1 और उसका चैप्टर है 4 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है हम ये आज समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं, कैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, हमें ये दे दिया। ओके, और कई बार हमारे पास होता है ए प्लस बी की पावर 3 का क्यूब, तो हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 बी स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ऐसे होता है। अब क्या हो अगर हमारे पास मतलब इसकी पावर ज़्यादा दे दे, ए प्लस बी की पावर मान लो हमारे पास दे दे 7 दे दे, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमको सोल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, जो बाइनोमियल थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या है हम ऐसी चीज़ों को क्या है एक्सपेंड इजीली कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम अब इसको आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, वो है कि हाँ, NC0 ये मैंने आपको शायद पीछे वाले चैप्टर में भी बताई थी। NC0 = NCn = 1। ठीक है, अगर जैसे हम अब इसको खोलेंगे ना, जैसे मैं आपको बताऊंगा भाई जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसका मतलब जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, NC0 NC1 NC2 ऐसे आएगी। ठीक है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी नहीं पड़ती, हमें पहले से पता होता है। ठीक है, हमारा टाइम बच जाता है। तो इसमें ये क्या है, NC0 और NCn की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ओके, NC1 = NCn-1, ये किसके इक्वल होता है, n के ही इक्वल होता है। ओके, और हमारे पास ये भी दिया हुआ है, ये मैंने पीछे बताया था, NCr = N-R, हाँ n-R, ये दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ओके ओके, तो जनरल तो नहीं, सॉरी, बाइनोमियल जो थ्योरम है उसका एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं हम। देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ थ्योरम का फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी हमारे पास ऐसे कुछ दिया होगा, सम दिया होगा, उसकी कुछ पावर होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं एन। ओके, तो हम अगर इसको खोलेंगे ना, इसको ओपन करेंगे इस चीज़ को, तो हम कैसे ओपन करेंगे, NC0 × A⁴ ओके, उसके बाद में प्लस NC1। देखो, इसको हम ओपन करेंगे ना तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले NC0, फिर A⁴n और B⁴0। ओके, और उसके बाद में प्लस लिख दिया, फिर NC1, पहले यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, और उसके बाद में लिखेंगे A⁴n-1। ओके, उसके बाद में अब A की पावर लिख दी, फिर B की पावर लिखेंगे। B की पावर पहले हमने कितनी लिखी थी, 0, अब लिखेंगे 1। ओके, प्लस फिर NC, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, A की पावर हमने पहले क्या लिखी थी, n, फिर n-2, अब लिखेंगे n-1, फिर अब लिखेंगे n-2, और b की पावर पहले 1 थी, अब लिखेंगे 2। ठीक है, प्लस अब ये ऐसे 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 चलता चलता पूरा n तक चला जाएगा। ओके, हमारे पास आ जाएगा फिर NCn। ठीक है, a की पावर जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी हमारे पास, और b की पावर हो जाएगी हमारे पास n। ठीक है, ये हमें इसको ऐसे ओपन करना होता है। ओके, और जैसे ये तो हमें मतलब याद करना है, अगर हमें सिंपल लिखना है इसको, मतलब एक इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं हम, कैसे, ये देखो ऐसे NCr
और ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको हम ऐसे क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मतलब इसकी जनरल फॉर्मूला इसका ऐसे बन गया। ओके, तो एन और यहाँ पे आर होगा जो वो 0 से स्टार्ट होके आर 0 से एन तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करें हम एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, वैसे ही लिख रहे हैं जैसे एन लिख दिया। और जो आर है वो 0 से एन तक जा रहा है, तो यहाँ पे 0 और ये एन तक जा रहा है ना, ये देखो एन मतलब 0 1 2 3 4 यहाँ तक एन तक आ गया, ये नीचे आर लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम लिख रहे हैं ना एन सी आर ये वाला। और ए की पावर है वो हमने एन माइनस आर लिखते हैं, तो सबसे पहले एन, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू। ठीक है, ऐसे। और एन माइनस आर लिखा है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे ए की पावर एन माइनस ज़ीरो हमने ज़ीरो नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो एन माइनस आर लिखना था, तो हमने सीधा एन लिख दिया क्योंकि एन माइनस ज़ीरो ही होना था। और बी की वैल्यू है, या बी की पावर जो ऊपर है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 0 से, क्योंकि आर 0 है यहाँ पे, फिर आर वन हो गया, फिर आर टू हो गया। ओके, ऐसे चलेगा। आपको ये एक्सप्रेशन क्या है याद रखना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्मूला ये याद कर लो आप बस, फिर ये आपको अपने आप आ जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे तो प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस दे रखा है, आगे माइनस भी आएगा। ठीक है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद में है, हमने इसकी जनरल टर्म कर ली, मतलब जनरल फॉर्मूला ये कर लिया। अब इसकी आती है किसी भी, मान लो हमारे पास कोई भी मान लो एक्सप्रेशन दे रखा है, और उसमें हमको कह देते हैं कि भाई इसका ना इस टर्म की जनरल टर्म बताओ, कोई भी आपको वो टर्म दे देंगे, तो कह देंगे इसकी ये टर्म बताओ, मतलब कह देंगे इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, सिक्स्थ टर्म बताओ क्या है। ठीक है, तो उस चीज़ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका क्या होगा, देखो इसमें है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ओके, ये इसका क्या है, एक जनरल टर्म है। किस चीज़ की, इस चीज़ की। एक हमें ऐसे एक्सप्रेशन दिया होगा ए प्लस बी की पावर एन, इस चीज़ की ये जनरल टर्म है। मतलब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो इसमें कुछ अलग अलग टर्म आएंगी, मतलब पहली दूसरी तीसरी, जैसे यहाँ पे था ये देखो, ये ऐसे हम ये चीज़ थी, इसको हमने खोल दिया, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, ये nth टर्म, तो इसमें हमारे पास आएंगी, कोई भी टर्म आएगी तो हमें क्वेश्चन में पूछ देंगे भाई इसकी ना आप थर्ड टर्म बताओ, तो हम सीधा तो थर्ड टर्म नहीं निकाल सकते ना, उसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूला चाहिए होगा। तो हमारे पास ये वो फॉर्मूला है जिससे हम क्या है उसकी जनरल टर्म निकालेंगे। ओके, और इसके बाद में हमारे पास आ जाता है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पे क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए प्लस बी की बी इस्ट पावर एन। ठीक है, इसका तो हमें ना इनकी मिडिल टर्म्स निकालनी होती हैं। ठीक है, अब मिडिल टर्म निकालेंगे, जैसे मान लो हमारे पास है ये पहले, अब देखो अगर यहाँ पे इवन आ गया ना, एन इवन है, तो उसकी मिडिल टर्म एक ही आएगी। अगर यहाँ पे ओड नंबर आ गया, ठीक है, मान लो 7 आ गया, तो उसके अंदर जो मिडिल टर्म होगी वो कितनी आएंगी, वो 2 आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालते हैं इसके अंदर ओके, पहला फॉर्मूला है हमारे पास, इफ एन इज इवन, अगर एन हमारे पास इवन है, ठीक है, तो हमारे पास मिडिल टर्म की क्या आएगी, टी एन अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है,
अगर हमारे पास n इवन आ जाए, ठीक है, अगर इसकी पावर इवन आ जाए तो हमारे पास अगर हमको कह दें इसकी मिडिल टर्म निकालो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 t n/2 + 1। ओके, और अगर हमारे पास इफ़ n इज ओड, ठीक है, अगर n ओड आ जाए तो हमारे पास क्या टर्म आएंगी, हमारे पास आएगी दो टर्म्स आएंगी, Tn+1/2 एंड Tn+3/2। ये हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी। ओके, तो ये हमें क्या है याद रखनी है, ये बिल्कुल क्वेश्चन में आते हैं, ये दोनों चीज़ें आती हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है इनसे, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है एक, कि हमारे पास जैसे एक एक्सप्रेशन दे देते हैं तो हमको कहते हैं भाई इसकी टोटल टर्म बताओ आप कितनी है, ठीक है। हमारे पास कुछ भी एक्सप्रेशन होगा, मतलब a+b⁻n है, ठीक है, तो इसका कह देते हैं भाई इसकी ना टोटल टर्म बताओ इसकी कितनी है, तो हम कहेंगे भाई नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू n+1, ठीक है। जितनी उसकी पावर होगी ना उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो उसकी क्या आएगी, टोटल टर्म आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल टर्म होगी किसके अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, उसके बाद में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें। देखो हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a+b⁻n, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, nc0 और a⁻n b⁻0 प्लस nc1 a⁻n-1 b⁻1। ओके, ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं NCR a⁻n-r एंड b⁻r। ओके, उसके बाद में हमारे पास है जनरल टर्म। अगर हमारे को कह दे भाई इस एक्सप्रेशन में कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया हो तो उसको कह दे भाई फिफ्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, तो हम इस फॉर्मूले से यूज़ करके उसकी टर्म निकाल सकते हैं। कौन सा है, TR+1, ठीक है, NCR a⁻n-r b⁻r। ओके, अब देखो, चलो ये हम क्वेश्चन आए फिर बताएंगे आपको। फिर हमारे पास अगर कह दें भाई कोई भी टर्म है हमारे पास, उसको कह दें भाई इसके अंदर हमने निकालनी है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म निकालने के दो फॉर्मूले हैं। क्यों, क्योंकि अगर उसकी टर्म अगर यहाँ पे जो n है वो इवन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा Tn/2 + 1, और n अगर ओड आ गया तो हमारे पास Tn+1/2। ये ध्यान रखना, इसमें इवन के अंदर Tn/2 + 1 है और यहाँ पे ओड के अंदर Tn+1/2 है एंड Tn+3/2, ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमें कह दे भाई किसी एक्सप्रेशन की टोटल टर्म निकाल के बताओ तो हम क्या लिखेंगे, n+1 लिखेंगे। ओके, तो चलो हम अब इसके क्या है, पहले इसमें एग्जाम्पल इतने कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन करें, नहीं पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो, ताकि हमें थोड़ा पता लग जाए। ओके, सबसे पहले हमें इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल करोगे ना तो आपको फिर पता लग जाता है भाई हाँ क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें चैप्टर शुरू करने से पहले, उसकी थ्योरी पढ़ने से पहले, थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है, और उसके फॉर्मूले जानने के बाद हमें एग्जाम्पल जरूर करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे अगर टेस्ट भी हो या एग्ज़ाम भी हो, पेपर भी हो, उसके अंदर क्वेश्चन आप पूछ के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है भाई हमारे पास एक्सरसाइज में वो एग्जाम्पल के ऊपर मतलब क्वेश्चन नहीं होते, पर जो एग्जाम्पल होता है वो डिफरेंट होता है और वही पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम्पल भी हमारे पास टफ होते हैं।
तो हम एग्जांपल करते हैं इसके अंदर। हाँ चलो ये करते हैं पहले। ओके, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। क्या कह रहा है? एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, क्या करना है? एक्सपेंड करना है। अब देखो, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, कौन सा था हमारे पास? अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर n है तो हम इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, r0 से n तक और n c r a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। ये इसका जनरल फॉर्मूला था एक्सप्रेशन का। यही तो एक्सप्रेशन दे रखा है हमें हमारे पास, a प्लस बी रेज टू पावर n है ना। ये a है, ये b है, ये n है। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है? 3 है। ओके, उसके बाद में हमें अब इसमें इसको एक्सपेंड करना है। x प्लस 2 रेज टू पावर 3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, n हमारे पास कितना है? 3, तो लिखेंगे 3c। r 0 से n तक जाता है, मतलब r सबसे पहले 0 लेंगे, फिर लास्ट तक जाता जाता क्या होगा? n तक हो जाएगा। n क्या है इसमें? 3 है, मतलब 0 से लेके 3 तक लेके जाना है हमने r को। ओके, तो एन सी 0। ओके, ए रेज टू पावर ए, इसमें क्या है? एक्स की पावर हम क्या लिखेंगे? अब आर तो 0 है ही, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। बी रेज टू पावर आर क्या है हमारे पास यहाँ पे? 0 प्लस। ओके, 3c1 एक्स फिर आ गया। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने लिखी थी, जैसे यहाँ पे जो ए था, मतलब ये ए ही है ना, तो ए की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? हमेशा ही ऐसे ही लेके चलेंगे, हमेशा ही। सिर्फ मतलब अगर ये वैल्यू चेंज होगी ना, इसके ऊपर वैल्यू चेंज होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पे पहले वैल्यू r0 था, तो यहाँ पे a की पावर 3 होगी, क्योंकि n 3 था। और अब आगे वाला, अब यहाँ पे r0 था, अब 1 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो r1 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे n माइनस आर लिखेंगे, यहाँ पे n माइनस आर लिखेंगे, तो n माइनस आर, n कितना है? 3, और r कितना हो गया? 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ओके, अब r कितना था? 1, तो ये 1 लिख दिया, प्लस n क्या है? 3, तो लिखेंगे 3c। अब पहले r1 था, अब लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, और ए हमारे पास ये था ना, एक्स है, तो एक्स की पावर n माइनस आर होती है, तो हमारे पास अब r कितना है? 2, और n कितना है? 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। ओके, और b की पावर हम लिखेंगे 2 प्लस 3c3। ओके, और x की पावर अब क्या हो जाएगी? अब देखो, r n c r होता है, r कितना आ गया? अब 3, और x की पावर मतलब a की पावर यहाँ पे क्या होती है? हम लिखते हैं n माइनस आर लिखते हैं, तो n कितना है? 3, और r कितना है? 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, और b की पावर r होती है, तो हम लिख देते हैं r कितना है? 3। बस, इसको एक्सपेंड हो गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास जो होता है ना एन सी आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको एक्सपेंड करने का। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। हमने पीछे क्वेश्चन में और पिछले चैप्टर में पढ़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये वो कॉम्बिनेशन है। ओके ओके, तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। NC0, अब मैंने आपको जो पीछे कुछ टर्म्स बताई थी भाई, जो NC0 होता है वो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे मैंने देखो, NC0 होता है, NC0 और NCN होता है, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने इतना सारा सोल्व करने के बजाय हम सिर्फ अगर वो चीज़ याद रख लें तो सीधा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो NC0, n हमारा 3 है ना, 3 है ना, तो NC0 यहाँ पे ये 1 ही हो गया, इसको सोल्व किया, फिर x की पावर 3, b की पावर 0, तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस NC1।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है NC1 की, इसको भी मैंने क्या शायद आपको बताया था। NC1 कितना होता है, N ही नहीं होता क्या? हाँ, NC1 वो N नहीं होता है ना। NCN माइनस वन, ये भी N होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या लिखेंगे, ये हमारे पास N ही आ जाएगा। तो हाँ, ये टर्म थी ना NC1, तो ये कितना आ गया 3। ओके, x की पावर 2, b की पावर 1 प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, इस टर्म को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये NCR है, n कितना है 3, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे करेंगे, 3 को ऊपर 3 को एक्सपेंड करेंगे, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 1 तो ये 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, और इसको इससे कट कर देंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से कट कर देंगे तो हमारे पास 3 बच गया, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। ओके, फिर x रेज़ टू पावर 1 और b रेज़ टू पावर 2, हाँ है ना, दे रखा ना। उसके बाद में ये एक्सप्रेशन आता है प्लस NCN, ये कितना होता है, ये 1 होता है। देखो हमने किया है पीछे, NCN कितना होता है 1 होता है। ओके, तो हम इसकी वैल्यू सीधी क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास NCN है मतलब 3CR होगा, वो 3 ही है, R3 ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे। और x की वैल्यू x रेज़ टू पावर 0 है, तो ये भी 1 नहीं हो जाएगा, और b रेज़ टू पावर कितनी है 3। ठीक है, तो हम इसको फिर आगे सोल्व करते हैं। x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर b प्लस 3xb स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x स्क्वायर b प्लस 3xb स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था ना, बताया नहीं था, बताया या नहीं बताया था, ये देखो ये रहा। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का क्यूब है, हम उसको ऐसे खोलते हैं ना, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, है ना। तो यही चीज़ तो यहाँ पे आई है हमारे पास, ये देखो x क्यूब b क्यूब प्लस 3x स्क्वायर b प्लस 3x b स्क्वायर, है ना। तो ऐसे हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो हम अगर यहाँ पे पावर ज़्यादा होती ना तो भी हमारे पास जो आंसर होता वो सही आता। उसके बाद में हमारे पास एग्जांपल हैं, हाँ चलो, अब ये प्लस वाला हो गया, अब एक आपको क्या है माइनस वाला करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हमारे पास तो सेकेंड एग्जांपल क्या दे रखा है, 2a माइनस 3b, यहाँ पे स्केयर दे रखा है। ओके, तो हम अब देखो पहले हमारे पास यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। वही चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले देखो जनरल टर्म, अब आपने क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले उसकी जनरल टर्म लिख दो, मतलब फॉर्मूला लिख दो, ताकि आपको करने में भी आसानी हो, और जो एग्जामिनर है अगर वो चेक करेगा तो वो भी आपको क्या है, अगर बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है ना, अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले के भी 1 नंबर आपको मिल ही जाता है। ओके, उसके बाद में हम इसमें जनरल टर्म लिखेंगे, तो ए माइनस बी एन। ठीक है, इसकी जनरल टर्म थोड़ी अलग है, ए आर 0 से n माइनस 1 रेज़ टू पावर r, और यहाँ पे आएगा NCR a रेज़ टू पावर n माइनस r, और बाकी सेम ही है b रेज़ टू पावर r। ये आ गया हमारे पास। ओके, माइनस वाले में हमारे पास ये आता है बस यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर r। ठीक है, ये क्यों आता है, अब देखो अगर यहाँ पे प्लस होता, मान लो यहाँ पे प्लस होता तो ये सारी टर्म आ जाती। ठीक है, ये सारी की सारी सेम आ जाती। अगर हमारे पास बीच में माइनस आ गया, ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे आगे जाके
बी के ऊपर पावर रेज करेंगे, मतलब कुछ भी पावर लगाएंगे, जैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो कई बार उसकी ऊपर पावर बी की पावर इवन आएगी और कई बार ओड आएगी। अगर इवन आएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ओड आ जाएगी तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और वो इवन और ओड किस पे डिपेंड करेगा, वो आर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि बी की पावर आर होती है। अब आर अगर मान लो 2 आ गया, यहाँ पे बी की वैल्यू देखो -3 है, तो आर अगर 2 आ गया तो 3 की पावर 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आर की पावर 3 आ गई, मतलब R3 आ गया, तो यहाँ पे अगर ये बी है ना, -3 बी, ये बी है हमारे पास, तो बी की पावर ये -3 बी की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का ही रह जाएगा, है ना। तो ये लगाया है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये -1 आर लगाया है। अगर यहाँ पे ये आर की वैल्यू हमारे पास अगर इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू अगर हमारे पास सोल्व करती वक्त क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो ये फिर माइनस की टर्म बन जाएगी सारी की सारी। ओके, अब हम सोल्व करते हैं, फिर आपको पता लगे। अब देखो इसमें, हाँ, तो n पहले देख लो कि हमारे पास n क्या है, n लिख दो। n हमारे पास कितना है, 2 है। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2c r 0 से कितना जाता है, n तक जाता है, तो पहले 0 लिखेंगे, तो 0 nc 0 a इसमें क्या है, 2a है, तो 2a और उसकी पावर कितनी है, पावर क्या लेते हैं हम, n माइनस आर। n हमारे पास 2 है और r हमने 0 लिया है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0 लिखेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2। ओके, अब देखो हम यहाँ पे इसको क्या है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई में -3b है। अगर यहाँ पे अगर हम b देखें तो वो -3b है और उसकी पावर सबसे पहले यहाँ पे r0 है, तो हम क्या लिखेंगे, -3b⁻0। ओके, फिर प्लस, ठीक है, हमें पहले प्लस से लिखना है, बाद में जाके वो टर्म्स क्या है माइनस में हो जाएंगी अपने आप। प्लस 2c1 2a⁻1 n-r लिखते हैं ना, n-r। तो पहले तो n-r लिखा, तो r पहले हमने 0 लिया, अब हम 1 लेंगे r, है ना। तो n-r लिखना है, तो n 2 है और -1 करेंगे तो पावर 1 ही बचेगी। ओके, या मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके मतलब खोल के दिखा देता हूँ, रुको। 2 यहाँ पे होगा r हमने क्या लिया, 0, ठीक है। 2a n-r, n यहाँ पे 2 है, r हमने क्या लिया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। -3b, r हमने 0 लिया तो ये 0। अब देखो इस टर्म को ध्यान में रखना, मतलब NCR a⁻r हमेशा n-r होती है और b⁻r होती है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और हर बार क्या है, r हमारे पास क्या है, चेंज होगा। अब हमने यहाँ पे r0 लिया था ना, तो देखो NC0 लिखा, r हमने 0 लिखा, और उसके बाद में a⁻n-r थी, n हमारे पास 2 है, तो 2 और r हमने यहाँ पे 0 लिया, तो माइनस का माइनस यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। और फिर n2 में b⁻r होगी, तो b हमारे पास क्या है, -3b, और इसका पावर हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि हमने r इस टर्म में क्या है 0 लिया। अब क्यों लिया, क्योंकि r 0 से n तक जाता है, पहले 0 फिर 1 फिर 2, फिर जितना n कितना है यहाँ पे 2, तो फिर यहाँ से ये मतलब कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक जाएगा। ओके, मतलब हमने पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर बस मतलब 0 लेना है, 1 और 2 बस, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद में प्लस NCR, अब r यहाँ पे पहले 0 था, अब हमने क्या लिया है, अब हमने 1 लेना है। ओके, r0 2a, मतलब ये a है, ठीक है। NCR a⁻n-r b⁻r, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-r, r कितना है 1, ओके। और b⁻r, तो b हमारे पास कितना है -3b, और r कितना है, हमने लिया 1। ओके, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। फिर है 2c r हमने यहाँ पे 1 लिया था, अब लेंगे यहाँ पे 2, ओके। और a कितना है 2a, यहाँ पे ये a है ना, तो हमारे पास 2a है,
2a⁻n - r होगा। n हमारे पास 2 है और r भी हमारे पास हमने अब 2 लिया है, तो 2 - 2। ओके, फिर b है -3b⁻r होता है ना। तो r हमारे पास हमने 2 लिया है, तो फिर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये हमारे पास कितना आएगा, nc0 कितना होता है हमारे पास, ये मतलब 2c0 हो गया। ये nc0 कितना होगा हमारे पास, 1 ही होगा, तो ये 1 लिख दिया। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, कैसे लिखेंगे देखो, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, NCR = n⁻r⁻, इंटू में n-r का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करूँ ना, देखो कैसे करूँगा, 2c0 है तो n ऊपर ये है और 0 ये फैक्टोरियल है नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल इंटू 2 - 0 का फैक्टोरियल, ये लिखेंगे ऐसे। अब देखो 2 का फैक्टोरियल हम खोलेंगे तो 2 × 1 आएगा, नीचे 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये याद रखना। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बच गया, 2। अब यहाँ पे फैक्टोरियल है तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल और यही बचेगा। फिर ऊपर 2 फैक्टोरियल 2 × 1 है, नीचे ये 1 है और 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1, तो ये कट हो गया, तो ये 1 आ गया, है ना, आ गया। तो यही चीज़ है ना। तो मान लो nc0 होता है ना, वो हमारे पास 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 होती है। ऐसे ही हमने इन सभी को, इसको और इसको सोल्व करना है। ठीक है, ओके। तो हम देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, फिर इसको सोल्व करेंगे, 2a⁻2 है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4a², है ना। यहाँ पे इसकी पावर 0 है, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, प्लस, अब देखो पहले हम प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें पता है जो हमारे पास जो अब r है, ये हमने r लिया है वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये नेगेटिव वाली टर्म है, ये वाली टर्म नेगेटिव की है, तो अगर हम इसकी पावर, ये ओड आ गई। अब मान लो नेगेटिव मतलब -3b है और उसकी पावर even होती तो ये प्लस बन जाता। अब ये पावर 1 है, ओड है, तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस ये इस सारे में क्या है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। ओके, तो हम पहले ही माइनस लिख लेते हैं, माइनस nc1 कितना होता है, n होता है, तो यहाँ पे 2, ठीक है। और ये कितना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ऊपर है n-r, ठीक है, n-r था तो 2 - 1, इसकी पावर कितना हो जाएगी, 1, तो क्या लिखेंगे, 2 × a लिख दिया। और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी सेम ही आ जाएगा, तो 3 × b। अब आप सोचोगे ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस मैंने आपको पहले बता दिया, ये हमने क्या है, इसकी पावर इवन है, तो ये माइनस मतलब कटेगा नहीं, ठीक है, तो हमने ये बाहर ले लिया माइनस इसका। ओके, उसके बाद में हम, हाँ, आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा भाई इवन में कैसे। अब यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब देखो इस टर्म में ये माइनस है ना, -3b² है। अब हम अगर इसका स्केयर कर देंगे ना, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 9b² बनेगा, है ना, क्योंकि अब ये इवन टर्म, इवन आ गया इसकी पावर, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये सारी टर्म प्लस की रहेगी ना, इसीलिए हमने यहाँ पे अब प्लस लिख दिया। और यहाँ पे इसकी पावर ओड थी, अगर इसको सोल्व करते तो यहाँ पे ये -3b आ जाता, ठीक है। तो ये इस सारी टर्म में ये माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया और ये प्लस आ गया। ओके, उसके बाद में आप हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n है, तो n की वैल्यू कितनी होती है, शायद 1 होती है, 1 होती है क्या, देख लेते हैं आपको। हाँ, n की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है, ये रही। ओके, तो ये कितना आ गया, n ये 1 आ गया, ठीक है। हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, अगर ये दो तीन टर्म है, अगर हम याद कर लेंगे ना, तो हमारा टाइम बहुत बहुत बच जाएगा। n ये 1 हो गया
और उसके बाद में हाँ, इसकी पावर n माइनस आर है, मतलब 2 - 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 0, 2 - 2 0, a 2a की पावर 0 है तो ये 1 ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इवन है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 9b² आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर सारे को अब सोल्व कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास 4a² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, 4 × 3 = 12, तो 12ab, ओके, प्लस 9b²। ठीक है, अब इसको लिख दो 4a² प्लस 9b² माइनस 12ab, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा। अब ऐसे एक्सपेंड करने के लिए हमको क्या है, क्वेश्चन देंगे या प्लस में या माइनस में। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा पक्का। अब आगे हम चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप जरूर करो। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर, अब जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म थी ना हमारे पास, जनरल टर्म निकालनी है तो उसका एक क्वेश्चन है। हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है x+2⁶, ये हमारे पास है और हमें कह रखा है फाइंड दी फोर्थ टर्म। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्या है पेपर में आएंगे। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और इसी टाइप के पेपर में आएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना थोड़ा। अब देखो, हमें क्या कह रखा है फाइंड दी फोर्थ टर्म, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ओके, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मान लो अब देखो हमने पीछे ये एक्सपेंड की थी ना, यहाँ पे ये मान लो ये किया था हमने एक्सपेंड, 2a - 3b² है ना। तो हमने टोटल टर्म मतलब इसको एक्सपेंड किया तो इसकी कुछ टर्म आएंगी। कितनी टर्म आई थी यहाँ पे हमने सोल्व किया था, तो हमारे पास ये आ गया था, ये देखो, हाँ लास्ट में आंसर आया था ना, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है ना, 3 टर्म आ गई। तो इसी में पूछ रखा है, इसमें अगर आपको ये दे देते, मतलब ये दे देते और आपको कह देते भाई इसकी ना सेकंड टर्म निकालो, तो आप सारा निकाल के ये कह देते भाई इसकी सेकंड टर्म ये है। ठीक है, पर हमारे पास फॉर्मूला है, हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो इसी में ऐसे ही कह रखा है भाई ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कोई, इसमें क्या है हमको फोर्थ टर्म निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे। ओके, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, TR+1 = NCR a⁻n−r और b⁻r। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला था, कोई भी टर्म निकालनी हो। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर इसकी जनरल टर्म। हमें कह रखा है फोर्थ है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी आर की। ठीक है, अगर हमें आर पता होगा ना, तभी हम क्या है कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आर निकालेंगे इसके अंदर। आर कैसे निकालेंगे, हमें बात की गई है फोर्थ टर्म की, मतलब T4, है ना। तो हम पहले सिर्फ क्या करेंगे, इसका आर निकालेंगे। तो हमें ये देखो ये दे रखा है TR+1, इसकी जनरल टर्म ये है। ठीक है, मतलब कोई भी ये टर्म होगी ना, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं R+1। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ TR+1, इसके इक्वल लिख सकता हूँ, है ना। हमें फोर्थ टर्म निकालनी है और जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये है TR+1, तो हम ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास R+1 = 4 आएगा। आ गया, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, पता लग गया। अब आर की वैल्यू 3 आ गई तो हम इसको इस चीज़ में पुट करके सारा सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक ही टर्म निकालनी है, मतलब फोर्थ टर्म ही निकालनी है। अब देखो, हाँ, तो इसमें पुट करते हैं।
टी फोर्थ, टी फोर क्या है हमारे पास, टी फोर्थ टर्म है, और एन हमारे पास कितना है, यहाँ पे दे रखा है 6 है ना, तो लिखेंगे 6। ये फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, एन सी आर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। ओके, ये हम क्या इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं। सी आर, आर हमारे पास कितना आ गया 3, 3। ए हमारे पास किस क्या है इस टर्म में, ए हमारे पास क्या है एक्स, तो एक्स। ओके, एक्स ए रेज टू पावर कितनी है एन माइनस आर, तो एन हमारे पास कितना है 6 और आर है 3, तो हम क्या लिखेंगे 6 - 3। ओके, ये इसकी पावर आ गई। और बी रेज टू पावर आर, बी इसमें क्या है 2, तो 2 रेज टू पावर आर, आर हमारे पास 3 आ गया तो 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, टी फोर। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखो मैंने ये भी बताया था एक एन और एन माइनस आर। ठीक है, ये हमारे ये और हमारे पास क्या इक्वल होता है, एन एन सी आर, ये हमारे पास ये सिमेट्री के अंदर होती है ना। तो हाँ, ये तो सिमेट्री के अंदर है, ये तो अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, चलो करते हैं फिर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो मैं सीधा लिख सकता हूँ पर आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 6C3, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ये आर है ना, और 6 - 3 का फैक्टोरियल। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 6 - 3 करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल बच जाएगा, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 से कट हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे ना 3 फैक्टोरियल को, तो 3 × 2, 3 का फैक्टोरियल कट हो गया, 3 × 2 × 1। ओके, तो इसको 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 से 2 कट हो गया। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, तो ये हमारे पास क्या आएगा 20। ओके, और इधर हाँ, एक्स रेस्ट पावर 6 - 3 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो एक्स रेस्ट पावर 3, और इधर 2 रेस्ट पावर 3 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो T4 की वैल्यू अगर हमारे पास आई तो वो आई 80x3, मतलब फोर्थ टर्म आई है हमारे पास जो, वो हमारे पास अगर इसको पूरे को एक्सपेंड करते ना इस चीज़ को पूरे को एक्सपेंड करते तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म आती वो हमारे पास ये आती। ठीक है, ऐसे करना है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। उसके बाद में हमारे पास है, हाँ ये बिल्कुल, ये शायद एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, एग्जाम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे को कह दिया 3x - 5 रेज टू पावर 7 है। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म निकालो, सिर्फ ऐसे कह दिया अभी इसकी जनरल टर्म निकालो, हमें ऐसे नहीं कहा अभी इसकी फोर्थ निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स्थ निकालो। ठीक है, हमें सीधा कह दिया भाई इसकी हमने क्या है जनरल टर्म निकालनी है। ओके, तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे इसकी, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 = NCR A रेज टू पावर N - R और B रेज टू पावर R, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो बस हम इसको सीधा इसके अंदर पुट कर देंगे, आर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें कह नहीं रखा भी कौन सा टर्म निकालनी है कौन सी टर्म नहीं निकालनी है। ओके, तो निकालते हैं, फिर क्या करेंगे इसमें, ये पुट कर देते हैं सीधा बस। एन हमारे पास कितना है 7, आर हमें दे नहीं रखा तो सीधा पुट करेंगे, तो TR+1, एन कितना है 7, सी आर की जगह आर लिखेंगे क्योंकि पता नहीं, ए हमारे पास कितना है 3x, तो 3x रेज टू पावर एन कितना है 7 - R। ठीक है, और बी हमारे पास कितना है -5 रेज टू पावर R। बस ये इतना ही करना है, ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी जनरल टर्म आ गई। ठीक है, ये एक नंबर में ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन आ सकता है। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं आगे, मिडिल टर्म, और वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें
चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x-1 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। हमें इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है। फाइंड मिडिल टर्म, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब देखो, मिडिल टर्म का मतलब अगर हम इस सारे को एक्सपेंड करेंगे ना तो काफ़ी सारी इक्वेशन आएंगी, मतलब टर्म बन जाएंगी, ठीक है। तो उस चीज़ की हमको क्या है, मिडिल टर्म निकालनी है जितनी भी बनेंगी। तो इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। मिडिल टर्म निकालने का अब देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसका इस टर्म में जो ये वो आएगा n आएगा, वो इवन है या ओड है, वो चेक करेंगे हम, ठीक है। तो इसका n जो हमारे पास दे रखा है वो 6 है, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो 6 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन आ गई। अब मैंने आपको बताया था जब इवन हो तो उसकी टर्म, उसकी मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है T(n/2 + 1), ठीक है। तो ये लिखेंगे, ओके, ये लिखेंगे, ओके। तो हम इसको फाइंड करेंगे मिडिल टर्म, ठीक है। पहले तो इसमें पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, T(n) कितना है 6, ओके, अपॉन 2 + 1, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये 3 आ गया, और यहाँ पे +1, तो ये आ गया T4, ठीक है। अब तो हमें सिर्फ ये मतलब इसकी मिडिल, सिर्फ ये पता लगा है अभी कौन सी टर्म मिडिल होगी, ये फोर्थ होगी, हमने टर्म निकाली नहीं है, ठीक है। तो T4 है इसकी जो मिडिल टर्म होगी। अब T4 पता लग गया, फोर्थ टर्म है, पर फोर्थ टर्म हम ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें आर पता नहीं है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे सोल्व करवाया था तो आपको बताया था भी आर हम कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म जो हमारी थी, ठीक है, तो उससे हम आर निकाल सकते हैं, तो हम उसका ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। Tr+1 = NCr a⁻n−r b⁻r, ओके। इसी से ही हम निकालेंगे। अब जनरल टर्म तो हमें पता ही है ना अभी, अब हमें पता ही लग गया अभी फोर्थ टर्म निकालनी है, तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो T4 = Tr+1, इनको कंपेयर करेंगे, r+1 = 4, r = 3, ठीक है। हमें r भी पता लग गया और n भी पता लग गया, बस फिर और क्या चाहिए, हम सिंपल से फॉर्मूले में पुट करेंगे n और r और निकाल देंगे। तो n हमारे पास कितना है 4, सॉरी n तो हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 6, r हमारे पास क्या आएगा, आ गया 3, तो 6r3, ओके। हाँ, a हमारे पास इस टर्म में क्या है, a हमारे पास है x और b है -1, ओके। तो इसमें लिखेंगे हम x⁻n−3, n है 6, 3 - 3, और b हमारे पास क्या है -1, b होता है, सॉरी हाँ r होता है, तो r हमारे पास कितना है 3, तो 3 लिख दिया। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्स हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो हाँ, ये चीज़ हमने पीछे सॉल्व की, तो इसका आंसर क्या था, 20 आया था, है ना। ये हमने पीछे सॉल्व किया था, कहाँ किया था, ये रहा, है ना, ये रहा। तो इसका आंसर कितना आ गया था, बी, ये आ रहा 20 आ गया था, तो हम सीधा लिख देते हैं 20 यहाँ पे, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 बचेगा, तो x⁻3, और यहाँ पे अब देखो ये इवन नहीं है, इसकी पावर ओड है, और ये -1 है, तो ये -1 ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया -20x³, ये इसकी फोर्थ टर्म आ गई, मिडिल टर्म आ गई, सॉरी, इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की ये क्या आ गई हमारे पास, मिडिल टर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास ओड के भी हैं, ओड के भी ऐसे ही निकलेंगे, ओके। हाँ, हमें अब एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट इसके अंदर, वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म मैंने आपको शायद पहले बता भी दिया था। हाँ,
ये देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो n+1 करेंगे, जो ऊपर उसकी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको देखो कैसे समझाऊँ। अब देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था x+2⁻³ थी। ठीक है, ये 3 थी। अब मैंने आपको कह दिया इसकी ना टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालो, इसको पूरे को एक्सपेंड करके। ठीक है, तो इसको पूरे को एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम सीधा इसमें निकाल सकते हैं भाई इसकी टर्म कितनी होगी। ये n है ऊपर, n+1 होता है उसका फॉर्मूला टोटल टर्म निकालने का। तो 3+1 कितना आ गया 4 इसकी टर्म आई। ठीक है, तो हम देखो इसको हमने ये सारा सॉल्व किया तो लास्ट में टर्म कितनी आई, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 टर्म आ गई ना। ठीक है, मतलब जितनी पावर ऊपर होती है ना उसको अंदर एक ऐड कर देंगे तो उसकी टोटल टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, वैसे ही हमने इसके अंदर किया। ये देखो ये एक्सप्रेशन था, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी टोटल टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे 2+1, तो टोटल कितनी आ जाएगी 3 टर्म आ जाएंगी। तो लास्ट में 3 आए हमारे पास, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 टर्म आ गई टोटल। बस ऐसे ही करना है इसमें। उसके बाद में हमारे पास है, हाँ अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 4.1, ठीक है 4.1 आ गई। इसमें हम चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है 2x-1⁵। ठीक है, ये देख लो इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड दी थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म निकालनी है। ओके, थर्ड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, उससे हम आर निकालेंगे और आर पुट करके इसकी थर्ड टर्म निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं TR+1 = AN-R B⁻R। ये हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमें थर्ड टर्म निकालनी है, मतलब T3 निकालना है। T3 निकालने के लिए हम ऐसे इसको कंपेयर कर देंगे, +1 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो R+1 = 3 आया। R की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, हमें अब R पता लग गया और N हमें पता ही है 5 है। तो बस इसमें पुट करो इस फॉर्मूले में और निकाल दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो 5C, R हमारे पास 2 है, 2A हमारे पास कितना है 2x, यहाँ पे होता है n-r, n है 5 और r है 2 तो 5 - 2 और b हमारे पास कितना है -1 -1⁵2 क्योंकि r 2 है। ओके, पुट कर दिया, ये निकालो। अब इसमें इसका एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 5 / 2 5 - 2। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे बनेगा 3 तो ये बन जाएगा 5 / 2 × 3 इसको ऊपर वाले को एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से 5 × 4 × 3 तो 3 से 3 कट गया। अब इस 2 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 × 1 नहीं बनेगा, तो ये 2 हम इससे काट देंगे 2 तो ये बन गया 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। ओके, तो 2x⁵ और -1। अब देखो ये -1 की पावर क्या है 2 है, मतलब इवन है, तो यहाँ पे ये प्लस का 1 नहीं बनेगा और इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये सारे सेम ही आ जाएगा। तो हमारे पास इसको और सोल्व करते हैं 10 × ये बन जाएगा 8x³। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी वो आएगी 80x³। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो ध्यान से समझ लेना प्लीज़ आपको। इसीलिए मैंने आपको पहले अच्छे से एग्जाम्पल कराए हैं और अब सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ in the expression of x+3
रेस्ट टू पावर 6, ठीक है। हमें कह रखा है, ये रहा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट टू पावर 4 इन द एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस 3 रेस्ट टू पावर 6। इसका हमने कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 4 का, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, अब देखो कोफिशिएंट समझा देता हूँ पहले। मान लो मैंने लिख दिया 2, अब ये एक 2 है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है एक, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर मैं इसके साथ x लिख दूँ या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ लिखूँ तो ये अब एक वेरिएबल टर्म बन गई, ओके, वेरिएबल बन गई। कैसे वेरी करेगा, कैसे करेगा, अगर मैं इसकी जगह 1 लिख दूँ तो ये 1 बनेगा, 0 लिख दूँ तो ये 0 बन जाएगा, 2 लिख दूँ तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है, 3 लिख दूँ तो ये 6 बन जाएगा। मतलब वेरी कर रही है, ये फिक्स नहीं है। अगर मैं सीधा 2 लिखता तो ये कांस्टेंट है, अब 2 का 2 ही है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट, सॉरी, ठीक है, उसको कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, ओके। तो वही कह रखा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास x रेज टू पावर 4 है ना, जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास आएगी, हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद कहीं आएगा x की रेज टू पावर 4 आएगा, उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म लगी होगी ना, उसको हमने लिखना है, वो बताना है वो क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है x रेज टू पावर 4 का, ओके। समझा गया क्वेश्चन। अब देखो हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, x प्लस 3, इसको कट कर देते हैं, x प्लस 3 रेज टू पावर 6, ये दे रखा है हमारे पास एक्सप्रेशन, ओके। हमें निकालना है x रेज टू पावर का कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। तो चलो निकालते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, हमारे पास सिर्फ n दे रखा है, हमें कुछ नहीं दे रखा, वो है 6, और बस ये दे दिया भाई x रेज टू पावर 4 है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी पावर 4 है ना। तो मतलब हमने अगर जैसे कुछ जनरल टर्म निकाल ली और उसके अंदर कुछ भी पावर आई, मतलब x की कुछ भी पावर आई, तो हम उसको क्या है, कंपेयर कर सकते हैं इससे, है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास r भी तो नहीं है, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। अब देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला TR+1 NCR A रेज टू पावर n माइनस आर B रेज टू पावर r, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें TR+1 n हमारे पास कितना था, 6 ही था क्या, हाँ ये रहा n हमारे पास, इसके ऊपर कितना है ये 6, तो n हमारे पास क्या आ गया 6, ये आ गया 6, सी ओ हाँ सी आर हमारे पास पता नहीं, तो हम सीधा आर लिख देते हैं। ए हमारे पास इस टर्म में क्या था, ए हमारे पास था इसमें एक्स, हाँ एक्स, और बी है +3, ओके। ए है हमारे पास एक्स, तो एक्स रेज टू पावर 6 माइनस आर, और बी हमारे पास कितना था 3, तो 3 रेज टू पावर आर, ओके। अब ये आ गया, हाँ ये आ गया। तो हम क्या करेंगे अब, इसमें देखो x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, x की पावर इसमें है हमारे पास 6 माइनस आर है, ओके। x की पावर हमारे पास 6। अब सोचो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको अलग देखो, x की पावर 6 माइनस आर है, और हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 4 का निकालना है, ठीक है। तो हम कुछ, अगर हमें r पता होता ना, तो हम वो जनरल टर्म निकाल के उसका वो सारा कुछ, मतलब जनरल टर्म निकाल देते, ठीक है। r पता होता तो हम जनरल टर्म निकाल के और उसकी x, जिसके अंदर वो x की पावर 4 आ रही है ना, वो टर्म निकाल के और उसका कोफिशिएंट निकाल देते हैं। हमें r नहीं पता, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पास क्या है, r आ जाए, ठीक है। अब देखो हमको r दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो x की पावर में दिख रहा है, ठीक है। अब तो क्या करें फिर, क्या हो सकता है यहाँ पे, सोचो हमें निकालनी है x की पावर 4 का कोफिशिएंट, और हमें दे रखा है x, अब यहाँ पे हमारे इस एक्सप्रेशन में आया है x रेज टू पावर 6 माइनस आर, ओके। अब हम करेंगे कंपेयर, कैसे,
अगर हमें x की रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो हम इसकी पावर को इसके साथ कंपेयर करेंगे। मतलब अगर जब भी आएगा ना, तो मतलब देखो ये x पावर 4 है, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 6 माइनस आर इज इक्वल टू 4, ठीक है, इनकी पावर को हमने क्या है कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। तो अब देखो हम इसका आर की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस टर्म में R2 होगा, ठीक है, उस टर्म में एक्स रेज टू पावर 4 आएगा, ठीक है। जिस टर्म में R2 होगा उस टर्म में एक्स रेज टू पावर 4 आएगा, ठीक है। और जब उस टर्म में एक्स रेज टू पावर 4 आएगा तो उसका कुछ कोफिशिएंट आएगा, तो वो हम निकाल देंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें अब R पता लग गया, N पता लग गया, ठीक है, N तो हमें पता ही था 6, ठीक है। तो हम इसी टर्म में जो टर्म है ना, इस टर्म में, इसी टर्म में हम क्या है पुट करेंगे। ओके, तो करते हैं, शुरू करते हैं। देखो टी, हम टी आर कितना है 2, तो ये कौन सी अब देखो R2 आ गया ना, तो हमें टर्म भी पता लग गई, कौन सी टर्म है ये, R+1 लिखेंगे, कौन सी टर्म पता लग जाएगी, R+1 है तो 2+1, तो ये थर्ड टर्म, अब टर्म भी पता लग गई, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी क्या है इसमें, R है, R अगर हमें पता लग गया तो हमें सब कुछ पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म आ जाएगी क्योंकि R+1 है ना, तो ये थर्ड टर्म है, ठीक है। एन हमारे पास 6 है, आर कितना है 2, ओके। ए हमारे पास कितना था एक्स, एन माइनस आर था, एन क्या है 6, आर क्या है 2, और बी हमारे पास कितना था 1, नहीं सॉरी 3, और इसकी पावर 2, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल, ये नीचे आएगा 4, तो 5 × 4 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल, 2 × 1, और यहाँ पे 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, और 2 इससे कर देंगे 3, तो 15, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, तो एक्स रेज टू पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 15, नहीं 9, हाँ सॉरी 9, ये आ गया, ठीक है। और अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 5 जा 45, 5 4 ऊपर 9, 9 + 4 हमारे पास आ गया 135 एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट कितना आया, इसका कोफिशिएंट आ गया हमारे पास 135, इसका हमारे पास क्या है कोफिशिएंट आ गया, ओके। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इज 135, ये हमारे पास 135, ये हमारे पास आंसर आ गया, ओके। हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ हम ये सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल भी, a-2b, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है, और हमें इसमें क्या है जनरल टर्म निकालनी है। अब जनरल टर्म कह दिया, इसमें ना हमें आर दे रखा है, ये हमें नहीं पूछ रखा अभी फिफ्थ निकालनी है फोर्थ निकालनी है, तो हमें आर निकालना ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें ऐसे कह देते थे ना फोर्थ निकालनी है फिफ्थ निकालनी है, तो हमें आर निकालने की ज़रूरत होती। अब तो हमको सीधा कह दिया भाई ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी जनरल टर्म निकाल दो, तो जनरल टर्म है कैसे निकालेंगे, ये देखो जनरल टर्म का फिर से फॉर्मूला, भाई साहब ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, TR+1 इज इक्वल टू NCR A रेज टू पावर n-1 n-r b रेज टू पावर r, ओके। तो जनरल टर्म अब सीधा पुट्टी करना है इसमें, तो TR हमें पता ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं है तो ठीक है जी। n हमारे पास कितना है 7, CR A हमारे पास कितना है, इसमें A ही है, ठीक है, यही है। तो उसके बाद में हाँ एन कितना है 7 माइनस आर हमें पता नहीं, बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास -2b, और इसमें पार बस आर, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, बस ये हमारे पास आंसर आ गया।
उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन। अब देखो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्लस हमारे पास ये एक्सप्रेशन है एक्स प्लस 1/x⁻², 1/x⁻², इसका n कितना है 6। अब देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हम जब इस टर्म को एक्सपेंड कर देंगे ना, इस टर्म को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। तो वो हमें कांस्टेंट टर्म बतानी है, ठीक है। अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो मैंने पीछे बताया था आपको, मैंने लिख दिया 2, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ x लिख दूँ, ठीक है, मतलब ये इसके साथ इसके x है, मतलब इसका इसके साथ x है, ठीक है। अब x लिख दिया, अगर मैं x की जगह कुछ भी लिख दूँ, 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, ठीक है, तो इसकी वेरिएबल मतलब ये चेंज हो जाएगा। अगर 1 लिखूँगा तो 1 रहेगा, 2 लिखूँगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, 3 लिख दूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा, ठीक है। अगर x मैं 5 लिख दूँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 10 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये अब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल है। अगर मैं क्या करूं, इस 2x को, अब मैंने इसको कांस्टेंट बनाना है, ठीक है, कांस्टेंट बनाना है। आप कैसे बनाओगे, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत कौन दे रहा है इसको, इसको x, इसकी x मतलब इसकी x नहीं, इसका x जो इसको इसके साथ है वो दिक्कत दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका ब्रेकअप करवा दें, ठीक है। तो ब्रेकअप करवाने के लिए हमको x को भगाना पड़ेगा। x को भगाएंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो x की पावर है ना वो हम क्या कर देंगे 0, ठीक है, क्योंकि भाई साहब x के पास बहुत पावर होती है, तो हम इसकी पावर ही 0 कर दें, ठीक है। तो x की पावर हमने क्या कर दी, x की पावर हमने 0 कर दी। अगर हम देखो, अब किसी की पावर 0 होती है ना तो वो क्या होगी, वो 1 बन जाता है, ओके। जिस किसी की पावर 0 होती है ना तो वो 1 बन जाता है। तो अब ये टोटल टर्म ये इसकी x क्या बन गया, 0 ही बन गया। तो 2 × 1 = 2 तो मतलब ये कांस्टेंट टर्म आ गई ना, आ गई। तो हमें वही चीज़ देखनी है इस एक्सप्रेशन में कि जिसके साथ यहाँ पे क्या हो, इसकी पावर क्या हो, 0 हो, मतलब x उसके साथ ना हो, ठीक है, वो अकेला हो, और उसकी पावर मतलब वो कांस्टेंट हो। तो वो ही कह रहे हैं इसके क्वेश्चन के अंदर, भाई जिस टर्म के साथ हमारे पास x नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, और उसी वही कांस्टेंट हमें बताना है, ओके। ठीक है, तो हम निकालते हैं, शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम जनरल टर्म से ही करेंगे, क्योंकि जनरल टर्म के अंदर हमारे पास क्या आता है, r आता है। तो जनरल टर्म TR+1 = NCR और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हाँ, NCR A⁻n−r B⁻r, ओके, ये था। ठीक, तो हम इसमें कोशिश करते हैं अब निकालने की इसकी। तो हम क्या करेंगे कि जनरल टर्म है हमारे पास, मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें पहले पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो TR हमारे पास है नहीं, तो R निकालने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो TR+1, N है हमारे पास 6, CR, ओके। उसके बाद में A हमारे पास क्या है, X, ये A है ना हमारे पास, ठीक है, X⁻6 - R, ओके। B हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1/x², और इसकी पावर के लिख देंगे हम R, ओके। अब देखो, अब क्या करेंगे, TR+1 ये लिख दिया, 6CR x⁻6 - R। अगर मैं इस x² को ऊपर लेके जाऊँ तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, मतलब x-2 इसकी पावर r हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और हम फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6CR x 6 - R
और इसको अगर इसकी पावर को -2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ या आर को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या बन जाएगा x⁻²r, ये बन गया है ना। अब देखो यहाँ पे 2x है हमारे पास, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर बेस सेम होता है ना तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x⁻², ये ऐड कर दो, 6 - 2r प्लस -2r, तो क्या बनेगा 6, ये माइनस का r है, ये -2r है, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3r बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी, पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि हम अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x की पावर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कब आएगी, कांस्टेंट टर्म कब आएगी, जब आएगी जब x की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। अगर 0 हो जाएगी, ये 1 बन जाएगी, तो फिर ये मान लो अगर 1 बन गया तो फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा ना, है ना। तो वैसे ही है, हम x की पावर 0 करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 0 ऐसी टर्म निकालनी है जिसकी पावर 0 हो, तभी तो कांस्टेंट बनेगा। और फिर हमें इधर 6 - 3r इसके साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो 6 - 3r = 0, इनकी पावर कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो r निकाल सकते हैं हम, r क्या आएगा हमारे पास, ये इधर 6/3 = 2, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब हमारे पास r आ गया, r आ गया ना, तो हम वो क्या है, r आ गया तो जनरल टर्म में पुट करेंगे और हम क्या निकाल देंगे, जो टर्म कांस्टेंट है ना वो निकाल देंगे। अब देखो r है हमारे पास 2, अब हम इसकी टर्म भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास होता है ना tr+1, तो ये टर्म बन जाती है। तो t कितना, r कितना है 2 + 1 3, तो ये कौन सी टर्म बन जाएगी, 3। तो थर्ड टर्म होगी जिसमें क्या है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम करते हैं आगे, हाँ, n r कितना है 2, a⁻n−r, ax n−r n−r b⁻r मतलब 2, ओके। ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, हमने शायद पहले भी सोल्व किया था, ये कितना आएगा, शायद ये आएगा हमारे पास 15, है ना, 15 यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, x⁻⁴ कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। और इधर कितना आ गया x⁻, ये 2 है, x⁻2, और इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x⁻4 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, x से x ये कट गया, ठीक है, पावर दोनों, ये मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे रहा, तो कितना क्या बच गया हमारे पास 15, और जो 15 है वही हमारे पास जो क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, यही हमें निकालनी थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने करना है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन। हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x - 5 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, टोटल नंबर, हाउ मैनी टर्म मतलब कितनी टर्म है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो टोटल टर्म होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, वो क्या होती है, n+1 होती है। n या हमारे पास कितना है 9 है ना। तो हम क्या करेंगे, n9 + 1 कितना आ गया 10, तो इसकी टोटल टर्म क्या आएगी 10 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ गया। बस ये सिंपल सा था। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है। हमें क्या है निकालना है, क्वेश्चन 6 है, हमें क्या 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 कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 1 - x⁻8, ठीक है, ये 8 है, इसका एक्सप्रेशन सॉरी इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है। मिडिल टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अब देखो इसकी टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, टोटल टर्म हो जाएगी 9, है ना। ये इवन है, अब ये इवन आ गया,
इवन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जब हम मिडिल टर्म निकालते हैं तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन अपॉन टू प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म आएगी इसकी। तो हम फाइंड करेंगे, पहले टर्म फाइंड करेंगे कौन सी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो टी एन क्या है इतना हमारे पास, 8 2 प्लस वन, ये कितना होगा 1, ये 4, और इसमें ऐड कर देंगे तो 5। तो टी फिफ्थ, जो फिफ्थ टर्म होगी ना हमारे पास, वो इसकी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आर 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 का आ जाएगा, क्योंकि हम हमारे पास जनरल टर्म होती है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आर प्लस वन इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 4 आएगा हमारे पास। ओके, तो हम पुट कर देंगे सिर्फ सीधा, टी फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है अब, जो मिडिल टर्म है, और एन हमारे पास कितना है 8, है ना, सी आर हमने कितना निकाल दिया 4। ओके, उसके बाद में ए हमारे पास कितना है 1, तो 1 रेज टू पावर एन माइनस आर होता है 8 माइनस आर, और बी हमारे पास कितना है माइनस का एक्स, और इसकी पावर कितना आएगी 4 क्योंकि आर है। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी शायद हमने सोल्व किया था, 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 2 2 एंड ये 6 एंड ये 5, तो ये सॉरी 2, ये 2 गया, 3 में 3 3 जो 6, तो 10, और ये आ जाएगा यहाँ पे 70, हाँ 70 आएगा यहाँ पे 70। यहाँ पे वन की पावर कुछ भी हो तो ये वन ही आएगा, तो हम इसको लीव कर सकते हैं। और ये एक्स है, एक्स की पावर 4 है तो ये इवन है, तो यहाँ पे ये एक्स की पावर 4 ही आ जाएगा, और ये माइनस है जो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारी जो टर्म बनी ना मिडिल टर्म है वो हमारे पास ही आ जाएगी 70 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ओके, अब हमारे पास इसका सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x रेज टू पावर 5। ठीक है, ये सभी की पावर क्या है 5 है, तो हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 3 का निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये देखो, इसके मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस टाइप के। ये जो सेकंड क्वेश्चन था ना ये भी इसी टाइप का था, और जो एक और जो क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, जिसका कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म निकालनी थी, वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का था। ठीक है, तो ये सेवन्थ क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है 1 प्लस 2x रेज टू पावर 5, और हमें क्या है x रेज टू पावर 3 जिसके साथ ये कोफिशिएंट होगा ना वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। ठीक है, इसके जैसे पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और उसके बाद में हमारे पास हाँ एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख दो पहले, a प्लस बी रेज टू पावर n। ठीक है, और ये r 0 से n, और a रेज टू पावर सॉरी एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर और b रेज टू पावर r। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे इस एक्सप्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला और जनरल टर्म का फॉर्मूला ये अलग अलग है, ध्यान रखना। ओके, हाँ, तो हम सॉल्व करना, अब देखो हमारे पास n कितना देर का है 4n है। ठीक है, अब देखो r का अब कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, हमें इसको एक्सपेंड करना है, हमें सिर्फ स्पेसिफिक r हमें जब फाइंड करना होता था जब हमें क्या है भाई कोई टर्म फाइंड करनी होती थी, पर इसमें क्या है हमें इस पूरे को एक्सपेंड करना है, मतलब r को 0 से लेके n तक लेके जाना है, मतलब n क्या है 4, मतलब r को 0 से लेके 4 तक लेके जाना है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4c 0 a हमारे पास 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
n है 4 माइनस 0, तो मैं सीधे 4 लिख देता हूँ प्लस, या आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। 4 माइनस 0, ये n है, ये r है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसी को लेके चलना है बस आपने, देखो a आ गया, तो a हमारे पास 1 था, और इसकी पावर लिखी n माइनस r, n हमारे पास 4, r हमने 0 से 4 तक लेके जाना है, तो पहले हमने 0 लिया, ठीक है। फिर b क्या है, x रेज टू पावर r 0 लिया, प्लस 4c1, अब r हमने 1 लिया, तो 1 रेज टू पावर 1, 4 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 4 माइनस 1, b है x की पावर 1, क्यों, क्योंकि हमने r 1 लिया, ओके। प्लस 4c2 1 4 माइनस 2 b रेज टू पावर, b क्या है इसमें, x रेज टू पावर 2, ओके। प्लस 4c3, यहाँ पे आ गया 1 4 माइनस 3 b रेज टू सॉरी x रेज टू पावर 3, ओके। प्लस 4c4 1 4 माइनस 4, ओके, और x पावर कितनी हो गया हमारे पास 4। अब इस सभी चीज़ों को हम क्या है सोल्व कर लेते हैं। ये कितना है हमारे पास, NC0 क्या मैंने आपको बताया था वो कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये 1 आएगा, ठीक है। और 1 की पावर कितनी भी हो तो ये भी 1 ही आता है, ठीक है। और ये 0, तो ये टोटल सारी टर्म ये क्या आ जाएंगी, ये यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, प्लस, और NC1 ये कितना होता है हमारे पास, NC1 ये हमारे पास n होता है शायद, है ना। दिखा देते हैं, हाँ, NC1 क्या होता है, n ही होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, NC1 किधर गया, ये रहा NC1, मतलब 4C1 है, तो इसको हम ये NC1 है, तो यहाँ पे n क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा सीधा, ओके। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, x यहाँ पे 1 है, x की पावर 1 है, तो ये x आ जाएगा, प्लस इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इधर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, और इससे ये 2 कट गया, तो 2 3 6, तो ये आ गया 6, ओके। 6 इसकी पावर कितनी भी हो ये 1 ही आ जाएगा, और इसकी पावर आएगा स्केयर, ठीक है, मतलब x की पावर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सोल्व कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू 3, ये 4 ही आ जाएगा, प्लस 4, ओके। उसके बाद में ये तो ऐसे ही, और x की पावर 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 1, ये भी 1 नहीं आएगा, और x की पावर 4, ठीक है। तो इसको हम पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे, मान लो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन आ गया, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया, जो हमने इस एक्सप्रेशन को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ओके। फिर हमारे पास 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ये देखो 9th क्वेश्चन है हमारे पास। 9th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द टर्म containing x रेज टू पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x इन टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ये भी ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना उस जैसा ही है, पर ये मैं आपको करवा देता हूँ, 3x² माइनस 1/x रेज टू पावर 4, ठीक है। ये है, इसमें क्या कह रखा है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमें इसमें फाइंड द टर्म कॉन्टेनिंग, इसमें इसको अगर हम एक्सपेंड करें ना इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ आएगी जिसकी पावर 0 होगी, ठीक है। तो x की पावर 0 मतलब वही चीज़ निकालनी है जो क्या है कांस्टेंट होगा, ठीक है, जिसका साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कह रखा है इसमें,
भाई ऐसे हो। और इसमें ये भी लिख गया है इसके साथ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ब्रैकेट में। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये रहा 9th क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स रेज़ टू पावर 0 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे हम? ये देखो वही चीज़ है भाई, हमें कांस्टेंट चीज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म के हमारे पास कुछ क्या आएगा, एक्स आएगा, और उस एक्स को हम इस एक्स के साथ कंपेयर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें एक्स की पावर 0 चाहिए। ठीक है, तो उनकी पावर हम कंपेयर करेंगे, तभी तो हमारे पास जो हमारे पास आर आएगा, और हमारे पास फिर टर्म आ जाएगी। उस टर्म से हम पता लग जाएगा भाई किस टर्म के हमारे अंदर जो हमारे पास जो आएगा, टर्म आएगी, उसकी पावर एक्स की पावर उसमें 0 है। मतलब वो सिर्फ टर्म कांस्टेंट, उसमें एक्स होगा ही नहीं। ओके, तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। ठीक है, ओके। अब देखो टी आर प्लस 1, एन हमारे पास कितना है 4, सी आर हमें पता नहीं है, लिख दिया। ए हमारे पास कितना है 3x²। ओके, तो 3x² रेज टू पावर n माइनस आर। एन कितना है, सॉरी 4 माइनस आर। ओके, और इधर माइनस का x है, तो -1/x, और इसकी पावर क्या लिखेंगे, r। ठीक है, लिख दी। अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। 4CR 3x², इसकी पावर 4 माइनस आर। ओके, और अब देखो इस x को हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे इसकी पावर प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस में होगी। और ये जो माइनस है ये हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर आगे आ जाए, तो ये x-1 रेज टू पावर r। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है -4CR, और अब देखो मैं ये x की पावर 2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या ये पावर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 3x, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 2r, है ना। पहले 2 4 के साथ, फिर r के साथ, तो 8 माइनस 2r आ गया। और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, पावर को पावर से करूँगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का r, क्योंकि ये माइनस का बनना है। ठीक है, अब देखो फिर वही बात कि जिसमें यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो पावर ऐड कर लेते हैं पहले। देखो -4CR। ओके, अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, और इसकी पावर अलग से 8 माइनस 2r, ये अलग से लिख दिया इसकी पावर। ठीक है, और इसकी पावर x की पावर, इनको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3r। समझा गया, क्योंकि ये -2 था और ये माइनस का r था, बेस सेम है, ये x और ये भी x, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और 8 के साथ r नहीं है, तो ये 8 हम सिंपली रखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास मेन चीज। ठीक है, x की पावर हमारे पास क्या आई, 8 माइनस 3r आ गई। ठीक है, अब हमें किस चीज़ का कोफिशिएंट निकालना है, हमें कोफिशिएंट निकालना है कि जिसकी पावर 0 हो, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। इंडिपेंडेंट ऑफ x जब ही होगा कि जब उसके पास x नहीं होगा। ठीक है, मतलब ठीक है, समझ गया आप। x की पावर 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर को क्या है, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारी पावर क्या आई थी, x रेस्ट पावर 8 माइनस 3r। ओके, तो हम x रेस्ट पावर 0 और x रेस्ट पावर 8 माइनस 3r, इनकी पावर को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। ओके, तो 3r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, हाँ, इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8
आर आ गया हमारे पास 8/3। अब देखो, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि हमारे पास ये जो आर आ रहा है ना, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो जो हम एक्स की पावर मतलब ज़ीरो वो कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो इसमें वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर ये जो आर है वो फ्रैक्शन में है। अगर ये कांस्टेंट आता मतलब कोई फ्रैक्शन में ना आता, मतलब अगर इसको हम कट कर देंगे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स में आएगा तो हम मतलब आर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी। मतलब कोई भी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे नहीं होगा। उन टर्म के बीच में कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा होंगी, है ना, वो कैसे निकालेंगे? तो वो तो ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? आर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। तो अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम लिख देंगे, तो लिख देंगे कि भी देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, विच कंटेन एक्स रेज टू पावर ज़ीरो। ओके, ऐसे लिख देना भाई, इसके अंदर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि इसका जो आर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन हो गया, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद में हमारा 10th क्वेश्चन है प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है हमें 1+x⁻² इज इक्वल टू 1+2x+x⁻², ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड करके हम इसको प्रूव करना है। ओके, तो इस टर्म को हमने एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ वो फॉर्मूला लिखते हैं a+b⁻n। तो क्या होगा? आर जाता है 0 से n, n हमारे पास कितना है यहाँ पे? 2, ठीक है। तो 2, ठीक है, n हमारे पास 2 है। और NCR a⁻n−r b⁻r, ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके, तो हम सोल्व करते हैं। n क्या है हमारे पास? 2c r, हम 0 से n, 0 लिखते हैं पहले, 0। ओके, a हमारे पास क्या है? 1, और 2-0, b क्या है? b है x⁻r लिखेंगे। तो r हमारे पास कितना है? अब हमने 0 लिया तो 0 प्लस 2c1, r हमने 1 लिया, अब 1, 2-1 x⁻1, क्योंकि r 1 है, ठीक है। और 2c2, 1, 2-2 और x⁻²। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 और ये सारा ही 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ करोगे तो 1, x⁻0 है तो फिर वो भी 1 बनेगा। और ये NC0 होता है, मतलब 2c0 है, ये मतलब जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। NC0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1 लिख दिया। प्लस ये कितना होता है? NC1 है, NC1 की वैल्यू होती है n होती है, मतलब तो यहाँ पे ये n2 है तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। और ये 1 बनेगा और x की पावर ये 1 ही है तो x आ जाएगा, ठीक है। और ये NCN कितना होता है? 1, ये भी 1 बनेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x⁻²। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? x² + 2x+1, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। आ गया हमारे पास, है ना। x² मतलब ऐसे ही आएगा 1+2x⁻²। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है अब ख़त्म होता है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो समझ में ना आए या तो आप वीडियो दोबारा देख लेना और या मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।